स्वागत है आपका अपने चैनल मार्कोस ट्यूटर्स में। नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिमिलैरिटी। हम लोगों ने इसके दो प्रैक्टिस सेट कर लिए, 1.1 एंड 1.2। आज हम शुरू करेंगे 1.3। पहले एक बार प्रैक्टिस सेट पे नजर डाल लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 में अगर आप देखें तो आप लोगों को सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन पूछे गए। जो चैप्टर का नाम है ना सिमिलैरिटी, देखो यहाँ पे आर द ट्राइंगल सिमिलर। दो ट्राइंगल बनाया और पूछा है कि सिमिलर है कि नहीं। फिर यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और उसपे कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। फिर यहाँ पे एक अलग टाइप का साइन दिख रहा है जो आज आपको मैं सिखाऊंगा, इसको सिमिलर साइन बोलते हैं। आगे जाके सेम टू सेम वैसे ही टाइप के सब सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़े घुमा फिरा के दिए क्योंकि अभी आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए, बचपन जैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.3 9 क्वेश्चन पे खत्म हो जाता है। तो आज हम लोग सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और उस पे जो ये प्रॉब्लम्स दिए हैं प्रैक्टिस सेट में वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। 8th स्टैंडर्ड में मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर सिखाया था। टेंशन मतलब आपको सब कुछ याद नहीं रखना है वो चैप्टर का, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां पे यही होता था। देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंस मतलब एग्जैक्टली सेम शेप साइज। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कैसे पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम शेप और साइज के हैं। अगर मैं ये ट्रायंगल को खींच कर इसके ऊपर ले जाऊं तो दिख रहा है वो एग्जैक्टली उसके ऊपर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को छुपा देते हैं ना। अभी आप ढूंढ सकते हो क्या कौन सा ट्रायंगल कहाँ पे? नहीं ढूंढ सकते। जब ऐसा होगा ना तो हम बोलते हैं कि ये जो शेप्स हैं या ये जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, वो एक दूसरे को कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर देता है। ऐसे मत करना कि एकदम बड़ा ट्रायंगल बनाया और फिर वो बड़े ट्रायंगल को छोटे ट्रायंगल पे घुसा दिया और बोला अरे छोटा ट्रायंगल छुप गया। ऐसे नहीं, उसकी हर एक साइड दूसरे वाले के साइड पे बैठ जानी चाहिए। ठीक है, ओवरलैप करनी चाहिए। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक, तो बोलते थे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में हमने ये सीखा था। फिर मैंने आपको वहां पे ऐसा फिगर भी दिया था कि ये दो जो फिगर्स हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको भी देखो ड्रैग करके इसके ऊपर लेके आऊं तो एग्जैक्टली उसका हाथ उसके हाथ पे, उसका सर उसके सर पे, उसके शूज उसके शूज पे, है ना। तो हम बोल सकते हैं दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन एग्जैक्टली ओवरलैप करना चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होता था। अब हम देखते हैं सिमिलैरिटी में क्या होता है। ये फिगर देख लो यहाँ पे, अगर मैं ये छोटे बच्चे को ड्रैग करके इसके ऊपर लेके जाऊं तो ये एग्जैक्टली उस पर बैठ रहा है क्या? नहीं ना। देखो यहाँ पे इसकी आंख यहाँ से दिख रही है, उसको कंप्लीटली छुपा नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये दो फिगर सिमिलर है। कब बोल सकते हैं? जब इन दोनों का शेप, बाकी सब कुछ एकदम सेम हो इनका, ठीक है, लेकिन साइज सेम नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है। और सिमिलर का साइन कैसा है पता है? ऐसा उल्टा एस। देखो एस जनरली ऐसा होता है, तो ऐसे मत डाल लेना, ऐसे डालना है सिमिलर का एस। ठीक है, ये साइन को बोलते हैं सिमिलर। तो यहाँ पे इनका क्या सेम है? इनका शेप सेम है, इसलिए ये एस जो है आप बोल सकते हो शेप से आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हम बोल सकते हैं सिमिलर है। डिफरेंस क्या है कॉन्ग्रुएंस और इसमें? इसमें जब आप ड्रैग करके इसके ऊपर ऐसे लेके आओगे तो ये कंप्लीटली उसको ओवरलैप नहीं करेगा। इसको, अच्छा कुछ बच्चे स्मार्ट होंगे और बोलेंगे सर इसको इस पे लेके आए तो ओवरलैप हो गया। ओवरलैप मतलब क्या? इसकी आंख एग्जैक्टली इसकी आंख पे आनी चाहिए, इसका हाथ इसके हाथ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोनों फिगर्स क्या है? सिमिलर। चलो देखते हैं ट्राइंगल में कैसे होगा ये। ऐसे मैंने आपको दो ट्राइंगल्स दे दिए, ए बी सी एंड डी ई एफ। आपको क्लियरली दिख रहा है दोनों का साइज सेम नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट होने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो मैं अगर ये ट्राइंगल को ड्रैग करके इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो दिख रहा है ये एग्जैक्टली सेम शेप का है। और अगर आप एंगल्स कंपेयर करेंगे, एंगल्स मतलब देखो यहाँ पे क्या क्या एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीन एंगल होते हैं हर एक ट्राइंगल में। यहाँ पे एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ। तो अगर आप इनके एंगल्स कंपेयर करेंगे, देखो मैं एंगल ए पे एंगल डी फिट करता हूँ, एग्जैक्टली सेम एंगल है, दिख रहा है? यहाँ पे देख लो एग्जैक्टली सेम एंगल है, एंगल ए और एंगल डी। फिर आप सिमिलरली जब इसको यहाँ पे ट्राई करोगे, देखो यहाँ पे बी और ई भी एग्जैक्टली सेम है, देखा ये वाला एंगल नीचे बी और ई। और अगर सी पे लेके जाओगे और एफ से कंपेयर करोगे सी को, तो सी और एफ भी एग्जैक्टली सेम एंगल है। मतलब इनका शेप एग्जैक्टली सेम है और इनके एंगल्स भी सारे कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है? तो जब सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे ना, एक तो आप बीच में ऐसा साइन डाल सकते हो, मैंने आपको बताया था ना ऐसा, इसको बोलते हैं सिमिलर।
जब सिमिलर होंगे तब आप उसको ड्रैग करके लेके जाओगे ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पे, तो उन दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल्स एक दूसरे को हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। कितना भी छोटा ट्रायंगल हो, कितना भी बड़ा ट्रायंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से ये ट्रायंगल को खींचकर मैंने और बड़ा बना दिया, ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं इसको ड्रैग करके इस पे लेके जाऊंगा तो भी दोनों एंगल देखो, यहाँ पे ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, सारे एंगल, ये जो एंगल है वो सेम ही होगा। इधर भी सेम था, इधर भी सेम था, ठीक है। तो कितना भी बड़ा हो फिगर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दो ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होंगे तो उनके तीनों एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये है सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी। तो इनके तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रॉपर्टी तो आ गई। और एक प्रॉपर्टी इसके साथ आपको फ्री में आएगी, देखो कौन सी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है तो एंगल ए और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल याद है, 8th स्टैंडर्ड में सीखा था। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, ये एस वाला साइन होता है, मतलब कॉन्ग्रुएंट में शेप तो सेम है ही, प्लस नीचे इक्वल टू भी आ जाता है। इक्वल टू क्यों? क्योंकि इनका साइज भी सेम है, साइज इक्वल है, सेम मतलब इक्वल, इसलिए ये सिमिलर के नीचे दो लाइन आता है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है। सिर्फ शेप सेम होगा तो सिर्फ एस आता है, ऐसा उल्टा वाला, बस, ठीक है। इसके नीचे इक्वल टू मत डाल देना, इक्वल टू डाला मतलब कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। और क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सेम साइज नहीं है इनका, ओके। तो एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी और एंगल ई एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी और एंगल एफ एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको क्या मिलेगी इनके साइड्स के बारे में। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे तो उनके सारे साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते थे, याद है, ए बी और डी कॉन्ग्रुएंट, बी सी और ई एफ कॉन्ग्रुएंट, ए सी और डी एफ कॉन्ग्रुएंट। बट यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। और हमको क्लियरली पता है कि जब इधर ड्रैग करके लेके जाओगे तो दिख रहा है, देखो, जो ए बी है और जो डी ई है वो कॉन्ग्रुएंट तो इम्पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे वो कॉन्ग्रुएंस का रिश्ता नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा जो ये साइड ए बी है और यहाँ पे डी ई, उन दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू जो दूसरा साइड है बी सी अपॉन ई एफ, फिर जो तीसरा साइड है ए सी उसके साथ कौन है, डी एफ। ये रेशियो हमेशा इक्वल होगा। साइड्स एक दूसरे को इक्वल नहीं है, लेकिन साइड्स का रेशियो एक दूसरे को इक्वल है। इसमें करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। करस्पॉन्डेंस क्या होता है, करस्पॉन्डेंस समझने के लिए एक फिगर लेके देखते हैं। यहाँ पे अगर ये बच्चे को मैं इसके ऊपर शिफ्ट करूंगा तो आपको दिख रहा है पहले वाले का हाथ दूसरे वाले पे एग्जैक्ट फिट हो रहा है, उसका सर उसके ऊपर फिट हो रहा है, उसके शूज उसके ऊपर फिट हो रहे हैं। तो एग्जैक्ट करस्पॉन्डेंस है, ये शूज इस पे, ये वाला शूज इस पे, ये सर यहाँ पे, ये वाला हाथ इधर, है ना। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने ऐसे उल्टा कर दिया और फिर इसको ऐसे ही शिफ्ट कर दिया तो हो रहा है क्या सही जगह पे से, इसके पैर के जगह पे इसका हाथ आ रहा है, इसके हाथ के जगह पे इसका पैर आ रहा है, दिख रहा है। तो ये एक दूसरे पे एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग मैच नहीं हो रहा। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पार्ट सेम चीज पर मैच होना चाहिए तो ही वो सिमिलर है, नहीं तो नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल अपने को एंगल्स होते हैं, क्योंकि एंगल्स तो हमको पता है सेम आने ही वाले। तो जब आप एंगल बी को एंगल ई पे लेके जाओगे, दिख रहा है ना सेम है, तो आप क्या आपको मिलता है कि देखो बी के साथ ई करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। फिर जब आप एंगल ए को ले जाओगे, देखो यहाँ पे एंगल ए को लेके जाओगे तो क्या पता चल रहा है, देखो ए और डी एक दूसरे के साथ जोड़ी बना रहे हैं। तो बी और ए की जोड़ी पता चल गई, ए और डी की जोड़ी पता चल गई। फिर आप जब सी को लेके जाओगे वहां पे, तो सी को देखो एफ के साथ लिया तो पता चल रहा है कि सी और एफ की भी जोड़ी है। तो जहां पे भी ए है उधर डी आना चाहिए, देखो ए के साथ डी, जहां पे भी बी है उसके साथ ई आना चाहिए, दिख रहा है। ए के साथ हमेशा डी, बी के साथ हमेशा ए, सी के साथ हमेशा एफ आना चाहिए, दिख रहा है, सी के साथ एफ, सी के साथ एफ, देखो सी के साथ एफ। तो ये जो जोड़ी है ना, ए के साथ डी, बी के साथ ई, सी के साथ एफ, हर जगह मैच होनी चाहिए। ए के साथ हर जगह डी, बी के साथ हर जगह ई एंड सी के साथ हर जगह एफ, तो ही आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो आप उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि उनके तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये जो रेशियो है साइड्स का ये भी हमेशा इक्वल होगा। दिख रहा है ना, इसके ऊपर वाले ट्राइंगल के 3 साइड्स और ये वाले ट्राइंगल के 3 साइड्स, इनका रेशियो इक्वल है। डन। चलो, अगर अभी आपको कहीं पे 2 ट्राइंगल दिख गए और आपको बोला प्रूव करके बताओ कि ये 2 ट्राइंगल सिमिलर है,
तो वो प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ हथियार होना चाहिए, टूल होना चाहिए, तो वो उसको टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ टेस्ट सीखते हैं जो टेस्ट से आप प्रूव कर सकते हो कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। सिमिलैरिटी का सबसे पहला टेस्ट है ए टेस्ट। ए टेस्ट मतलब एंगल एंगल एंगल। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे देखो दिया हुआ है, और आगे ए टेस्ट भी दिया हुआ है, एंगल एंगल। मैं आपको ये कराऊंगा और ये दिखेगा कि दोनों टेस्ट एग्जैक्टली सेम है, दो अलग टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आप 3A के जगह पे सिर्फ 2A करेंगे तो भी एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आने वाला है। देखो कैसे, तो यहाँ पे ए टेस्ट के लिए देखो दो ट्राइंगल्स दिए मैंने, ABC और DEF। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हुए ना, तो दोनों ट्राइंगल को आप बोल सकते हो सिमिलर है। और मैंने बोला ना 2A डालो कि 3A डालो सेम आएगा। क्यों, देखो यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल में आप तीनों एंगल को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो आप 50 प्लस 60 प्लस ये करोगे तो 180 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी 50 प्लस 60 प्लस एंगल डी करोगे तो 180 आना चाहिए। उसको सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ए और डी भी इक्वल है। जबकि देखो यहाँ पे दिया क्या है कि खाली ये एंगल से इक्वल है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल से इक्वल है। तीनों एंगल इक्वल नहीं दिया है, लेकिन अगर कोई भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है ना एक दूसरे को, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3A, देखो ए आप सिर्फ लिख सकते हो ए और ए। किसी को भी समझ जाता है कि खाली 2A लिखाते हो, तीसरा तो ऑटोमेटिक ए होता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है। एंगल ए पता नहीं है, बी के जगह पे 50, सी के जगह पे 60, 50 प्लस 60 110, उधर भेज दो, माइनस 60 माइनस 50 हो जाएगा। 110 मत करो, ये प्लस को उधर भेजो, माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस करके 70 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो डी प्लस ई प्लस एफ 180, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो डी का वैल्यू भी 70 आएगा। दिख रहा है, ए बी 70 डी बी 70, तो हम लोग यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं 70 और ये भी 70। तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखो एंगल 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 है ना, एंगल एंगल एंगल। बट सिर्फ दो लिखते तो भी समझ जाता है, क्योंकि सबको ये कैलकुलेशन पता होता है। तो आपको कहीं पे भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल दिख गए तो आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, आप सिर्फ टेस्ट नहीं लिख सकते, ऑफ सिमिलैरिटी या फॉर सिमिलैरिटी लिखना पड़ेगा बाजू में, क्योंकि खाली ए लिखोगे तो कॉन्ग्रुएंस के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए रीजन में सिमिलैरिटी लिखना पड़ेगा। आया समझ में? एक और टेस्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट है SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। जैसे कॉन्ग्रुएंस में किया था, S मतलब साइड, A मतलब एंगल और S मतलब फिर से साइड। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है, KL 1 है और RS 1.5 है, LM 2 है, ST 3 है। याद रखो कॉन्ग्रुएंस चेक नहीं कर रहे हैं आप क्या चेक कर रहे हैं, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में साइड्स इक्वल होना जरूरी नहीं है, सिर्फ रेशियो इक्वल होना चाहिए, राइट। और ये एंगल जो है वो इक्वल दिया हुआ है, देखो सेम साइन है तो एक एंगल इक्वल है। तो देखो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, दो साइड के बीच में एंगल है ना, तो चलो रेशियो लेके चेक करते हैं। KL के सामने कौन आएगा करेस्पॉन्डिंग, अगर आप ये ट्राइंगल को खींच के उसके ऊपर लेके जाओगे तो KL RS के यहाँ पे आएगा ना, तो KL अपॉन RS का रेशियो निकाल के देखो, KL अपॉन RS आएगा, KL कितना है 1 और RS है 1.5। आपको अगर ये डेसिमल हटाना है तो नीचे ऊपर दोनों 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 15, ऊपर आ जाएगा 1 10 10। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि अगर डेसिमल हटाना है, देखो नीचे से यहाँ से एक डेसिमल पॉइंट हटा दिया, देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था ना, तो ऊपर 1 के बाद एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करो, दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, 5 2 5 3 तो KL अपॉन RS रेशियो आ गया 2/3। फिर LM का रेशियो ले लो ST के साथ, क्या आएगा LM अपॉन ST आ जाएगा, देखो LM कितना है 2, ST है 3, दिख रहा है 2 और 3, तो ये भी 2/3, ये भी 2/3। मतलब KL अपॉन RS इज इक्वल टू LM अपॉन ST। दिख रहा है, दो साइड्स का आपने रिलेशन निकाला और उनके बीच में एक एंगल है, दो साइड्स का रिलेशन और उनके बीच का एक एंगल। तो आप बोल सकते हो अगर ये इक्वल आया और बीच का एक एंगल इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल क्या है भाई, सिमिलर है। कौन से टेस्ट से, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है, करेस्पॉन्डेंस। यहाँ पे बताओ करेस्पॉन्डेंस क्या है। करेस्पॉन्डेंस मतलब आप इसको ड्रैग करोगे तो K किसके ऊपर आएगा, R के ऊपर, K के साथ R कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है यहाँ पे
करस्पॉन्डेंस की साइन याद है, आपने 8th स्टैंडर्ड में की है, ऐसे थी। तो के साथ आर आएगा, फिर एल के साथ क्या आएगा, एल के साथ एस, तो इधर एल लिखा तो इधर एस, फिर एम के साथ टी आएगा तो एम, और यहाँ पे टी। ठीक है, तो जहां पे भी आपको के एल दिखा तो यहाँ पे आर एस दिखना चाहिए। देखो के एल आर एस, अगर एल एम दिखा तो एस टी लिखना चाहिए, एल एम एस टी। ओके, करस्पॉन्डेंस जिसको बोलते हैं, साथ में ही आना चाहिए, के साथ आर आना चाहिए, एल के साथ एस आना चाहिए, एम के साथ टी आना चाहिए। ये जो साइन है करस्पॉन्डेंस का साइन है। ठीक है, एस एस हो गया। अभी अपन एस 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 करते हैं। एस 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 में तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तीनों साइड का रेशियो लेंगे तो तीनों साइड का रेशियो आ जाना चाहिए सेम, इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देख लो पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, अच्छा टेक्स्ट बुक में बहुत जगह और जगह पे आप देखेंगे ना तो ये लोग करस्पॉन्डेंस में नहीं लिखते हैं। अभी देखो यहाँ पे पी क्यू आर लिखा, लेकिन ट्रायंगल का नाम यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा, रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ देखो करस्पॉन्डेंस जब सिमिलर लिखा तो एक्स वाई जेड का नाम जेड वाई एक्स कर दिया। ऐसे क्यों किया? बिकॉज जब भी आप सिमिलर लिखते हैं ना तो करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, पी के साथ जेड होना चाहिए, क्यू के साथ वाई, आर के साथ एक्स। तो फिर यहाँ पे भी वैसे लिखते हैं ना, ये एक्स वाई जेड लिखने का ही नहीं, इधर भी जेड वाई एक्स लिखने का, हर टाइम करस्पॉन्डेंस में ही लिखने का, तो आगे जाके मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। तो मैं आपको जब भी कोई क्वेश्चन कराऊंगा, हम लोग स्टार्टिंग से हमेशा करस्पॉन्डेंस में ही लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देख लो, ये पी क्यू आर का शेप और एक्स वाई जेड का शेप, दोनों का शेप एग्जैक्टली सेम है। अगर आपको इसको ड्रैग करके इसके ऊपर लाना है तो पहले उल्टा करके ऐसे फ्लिप करना पड़ेगा ना इसको, तो ये आर किसके ऊपर आ जाएगा, आर एक्स के ऊपर आ जाएगा, ये क्यू वाई के ऊपर आ जाएगा, करेक्ट, और ये पी जेड के ऊपर आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा देखो, पी जेड के ऊपर दिख रहा है ना, आप इसको घुमा के करोगे, इमेजिन कर लो थोड़ा, इसको फ्लिप कर दोगे, ऐसे फ्लिप करके इधर लेके आओगे एंड इसके ऊपर रख दोगे तो सेम हो जाएगा। ठीक है, क्यू तो वाई के ऊपर आएगा, एग्जैक्टली समझ रहे हैं, देखो क्यू वाई पी जेड एंड आर एक्स। तो अगर ये रेशियो देखो पी क्यू अपॉन जेड वाई, ये वाई जेड लिखने का ही नहीं, ये पागल लोग हैं, पी क्यू अपॉन जेड वाई लिखने का, फिर क्यू आर अपॉन वाई एक्स, इधर भी वाई एक्स ही लिखने का, पी आर अपॉन जेड एक्स, ये लोगों ने एग्जैक्ट लिखा है जो सेम होता है, लेकिन कभी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए हम लोग हमेशा करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। कैसे करस्पॉन्डिंग, देखो पी क्यू है तो पी क्यू के साथ जेड वाई आना चाहिए, वाई जेड नहीं लिखने का। ओके, तो अगर ये तीनों रेशियो इक्वल है तो दिख रहा है एस एस एस, तो एस 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 टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आया समझ में? ये प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी हम लोग ये टेस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 1.3 में सेकंड क्वेश्चन दिया है, आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर 1.56 सिमिलर, ये वाला फिगर बाजू में दिया है, इफ यस बाय व्हिच टेस्ट। तो पहले फाइंड आउट करना है सिमिलर है कि नहीं। अब देखो दिख सिमिलर रहा है, इसका मतलब है नहीं कि सिमिलर है, तो आपको टेस्ट तो देखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई एंगल दिया नहीं है देखो, लेकिन तीनों साइड दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल में। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, पता है ना, कॉन्ग्रुएंस के लिए चेक भी नहीं करना है, सिमिलैरिटी के लिए चेक करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, पी क्यू का रेशियो किसके साथ आना चाहिए, एल एम के साथ। ऐसे नहीं ले सकते कि पी क्यू का रेशियो एम एन के साथ ले लिया, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, पी क्यू के साथ जोड़ी किसकी बन रही है, एल एम की। तो आप बोलेंगे पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू 6/3, पी क्यू की वैल्यू 6 है और एल एम की वैल्यू 3 है। कट करके देखो, दोनों 3 के टेबल में जाएंगे, 3 1 जार 3 2 जार, आ गया 2/1। वैसे ही आप लोग क्यू आर अपॉन एम एन लेके देखो, तो आ जाएगा क्यू आर अपॉन एम एन 8/4, दोनों 4 के टेबल में जाएगा, 4 1 जार 4 2 जार, आ गया 2/1। फिर तीसरा कौन सा साइड बचा, पी आर और एल एन, तो पी आर अपॉन एल एन लिया तो कितना आया 10/5, दोनों 5 के टेबल में जाता है, 5 1 जार 5 2 जार, तो आ गया 2/1। ये क्या है देखो, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आप देख सकते हैं कि तीनों रेशियो 2/1 है, तीनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो 2/1 है। तो आप क्या बोल सकते हैं, therefore triangle PQR is similar to triangle LMN। कौन सा टेस्ट, तीनों साइड्स का रेशियो लिया ना, साइड साइड साइड, तो आप बोलेंगे SSS टेस्ट फॉर और टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो ये रफ में देख लिया कैसे आया, अब इसको लिखेंगे थोड़ा फेयर में, कैसे, गिवन टू प्रूव सब लिखना पड़ेगा ना, फाइंड है इस चक्कर में, तो फाइंड लिखेंगे, इजी है ना, क्लियरली समझ में आ गया। इधर एंगल तो दिया नहीं था तो एसएसएस टेस्ट ही यूज होना है, तो हम लोग बोलेंगे भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है ही, कौन से टेस्ट से, एसएसएस टेस्ट से। देख लो यहाँ पे
तो मैंने गिवन में ट्राइंगल पीक्यूआर में क्या क्या दिया है लिख दिया, सब मेजरमेंट्स एलिमेंट में भी लिख दिया। फाइंड क्या करना है, इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सोल्यूशन में पहले पीक्यू और एलएम का निकाला, फिर क्यूआरएमएन, फिर पीआरएलएन। ये कट करके बता देता हूँ यहाँ पे 3 1s are 3 2s are 4 1s are 4 2s are 5 1s are 5 2s are। तीनों जगह देखो रेशियो 2/1 2/1 2/1। तो ये तीनों इक्वल है। कहाँ से पता चला, 1 2 3 से। तो फ्रॉम 1 2 3 अगर ये तीनों इक्वल है तो क्या हो गया, देखो एस एस एस। तो दोनों ट्राइंगल एस 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 टेस्ट से सिमिलर है ना। मस्त क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, कॉपी कर लो फटाफट से नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, as shown in figure 1.57, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground। देखो यहाँ पे 8 मीटर 4 मीटर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ग्राउंड तो नीचे ही होगा ना। If the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 मीटर, देखो ये 6 मीटर दिया, ये पोल है। अगर यहाँ से सन शाइन कर रहा है तो सन इधर इस पे शाइन करेगा ये हाइट पे, और शैडो कहाँ पे आएगा, इधर नीचे। ठीक है, तो ये जो है ना क्यू आर, ये उसका शैडो है। देखो दिया हुआ है कि उसका लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ शैडो इज 6 मीटर। वैसे ही सन यहाँ पे भी शाइन करेगा तो बड़े पोल पे भी ऐसे शैडो गिरेगा यहाँ पे नीचे, उसका लेंथ इन्होंने फाइंड करने बोला है और उसको एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से लेके ये लाइन जहां तक शैडो बन रहा है ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है कि ये 4 और 6 है, ये 90 है। आपको पता करना है कि ये लेंथ कितना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका एंगल देख लो। यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में, रफ में करा रहा हूँ, सोल्यूशन बाद में बताऊंगा लिख के कैसे लिखना है। ये जो एंगल है, अभी सन जब कोई भी सीधी खड़ी हुई चीज पर गिरेगा तो ये जो एंगल बनेगा ना नीचे, वो दोनों का हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय द सन विद द टॉप विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट। वो रीजन में लिख के बता दूंगा आपको। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दिख रहा है दो एंगल ए ए, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। चाहिए तो पूरा नाम लिख दो, एंगल पी नहीं लिखना है आपको, क्यू पी आर लिखना है। देखो ये क्यू पी आर है ना, क्यू पी आर। तो इधर क्या लिखेंगे, बी ए सी। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अभी दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अगर वहां पे पी क्यू आर लिखा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो पी क्यू आर ऐसे आना, तो यहाँ पे ए बी सी सेम डायरेक्शन में आने का, सेम जगह से। और क्या आएगा रीजन, ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। अच्छे हैंडराइटिंग में बाद में लिख के बताऊंगा, ये रफ में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके सारे साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। तो मुझे जो ये साइड्स में इंटरेस्ट है पी आर और फिर ए सी फिर बी सी और क्यू आर, क्यों, बिकॉज ये एक्स है ना, मुझे फाइंड करना है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अगर आपको चाहिए तो आप तीनों रेशियो ले लो। चलो ये देखो ही मत, सिर्फ यहाँ पे देखो करेस्पॉन्डेंस में लिखा है। आप बोल सकते हो पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। ठीक है, अभी आपको पी क्यू और ए बी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है क्वेश्चन में। तो पी क्यू बी वाला क्यों लिखना है, मत लिखो। और रीजन यहाँ पे क्या लिख देने का, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, वो भी मैं लिख के बता दूंगा। अब क्यू आर और बी सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्यू आर है 6, बी सी है x, तो आ जाएगा 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। पी आर है 4, ए सी है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन 8। ये x को वहां भेज दो, 8 को ऊपर भेजो, 4 को नीचे। करेक्ट, ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो 8 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर से नीचे आ जाएगा। यहाँ पे x नीचे है, वहां जाके ऊपर चला जाएगा। कट करो, 4 1s are 4 2s are 6 into 2 कितना होता है 12। तो मैं बोल सकता हूँ therefore x is equal to 12। यही तो फाइंड करना था, x का लेंथ फाइंड करना था। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपको एक प्रॉब्लम दिया था, आपने दोनों ट्राइंगल को
सिमिलर प्रूव किया। आपने नहीं, मैंने किया, लेकिन ठीक है आप अज्यूम कर लो आपने भी साथ में किया। तो सिमिलर प्रूव किया एंड देन उनके साइड्स का रेशियो डाल के ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्स का वैल्यू निकाल लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, ये समझना कि सन ऊपर से जब शैडो बनाएगा नीचे, सन की लाइट से जो शैडो आएगा, वो शैडो के कारण जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, वो एंगल दोनों का हमेशा सेम होगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे देख लो एक बार। तो गिवन में हम लोग लिख देंगे क्या क्या लेंथ दिए हुए हैं क्वेश्चन में, फिर पी आर एंड ए सी आर पोल्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड क्यू आर एंड बी सी, क्यू आर क्या है, शैडो, देखो लिखा है यहाँ पे, लेंथ ऑफ शैडो स्मॉलर पोल इज 6 मीटर, तो क्यू आर एक शैडो है, बीसी भी एक शैडो है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री दिया हुआ है क्योंकि परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड बोला। आपको फाइंड क्या करना है, बीसी, ठीक है। तो पहले आपने दोनों एंगल लिख दिया, एसीबी कॉन्ग्रुएंट टू पीआरक्यू, एसीबी देखो ये वाला एंगल है 90 डिग्री और पीआरक्यू 90 डिग्री, क्यों इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है, गिवन है। बीएसी कॉन्ग्रुएंट टू क्यूपीआर, बीएसी कॉन्ग्रुएंट टू क्यूपीआर, क्यों, जो सन के कारण यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हजारों ट्रायंगल बना लो, हमेशा ये एंगल एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे पे इक्वल ही होगा, जो टाइम पे दोनों पे शैडो गिर रहा है, ठीक है। तो एंगल्स मेड बाय सन फ्रॉम टॉप ऑफ पोल आर कॉन्ग्रुएंट, दो सेट ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज है। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए आप रेशियो लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये वाले में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल टू एसी अपॉन पी आर लिख सकता हूँ। रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। याद है हम लोग कॉन्ग्रुएंस में सी एस सी टी लिखते थे, वो यहाँ पे नहीं लिख सकते, वो कॉन्ग्रुएंस के लिए था। यहाँ पे आप सी एस एस टी मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे, चुपचाप करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखने का। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये 6 को x अपॉन 6 था, 6 को वहां भेजा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट करके देखो 4 1 जार 4 2 जार, 2 इंटू 6 कितना होता है 12, तो x आ गया 12, बट x क्या था, x वाज नथिंग बट bc शैडो, सबका यूनिट देखो क्या दिया है यहाँ पे, मीटर। अच्छा तो यहाँ पे भी मीटर सब जगह लिख देना ऊपर, मीटर मीटर एंड मीटर, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर्स। खाली x इक्वल टू 12 फाइनल आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे आ गया पूरा सोल्यूशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला था, और अगर ये फिगर नहीं दिया होता तो भी आपको आना चाहिए फिगर बनाने। जनरली आपके लेवल पे ऐसा आएगा नहीं, लेकिन अगर ये फिगर नहीं दिया होता तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता। एक दो बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते फिर इजी लगता, लेकिन यहाँ तो फिगर भी मस्त फ्री में दिया हुआ है। तो आपके लिए ये रीजन जो है ये इंपॉर्टेंट, ये हमेशा काम आने वाला है। ऐसा कहीं पे भी सन और शैडो वाला रहेगा तो ये ऊपर का जो एंगल है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है, क्योंकि वो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है कॉन्ग्रुएंट, ये तो हमने दिमाग लगा के बोला कि भाई कॉन्ग्रुएंट है। ओके चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो, डन। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 1.55 एंगल एबीसी 75 डिग्री, देखो ये वाला एंगल 75 दिया है, एंड ईडीसी 75 डिग्री, ईडीसी इधर दिया है 75। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, वो बोल रहा है स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। तो आपको टेस्ट भी देना है, दोनों ट्रायंगल के नाम लिखने हैं, और आपको मैंने बताया था दोनों ट्रायंगल के नाम लिखना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है इसमें, क्योंकि करस्पॉन्डेंस देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। कौन किसके साथ मैच हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, और ये वाला जो ट्रायंगल है डी ई सी वो भी यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। तो कैसा दिखेगा, ऐसे आ जाएगा। देखो यहाँ पे ए बी 75 और सी यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला छोटू ट्रायंगल देखो, डी यहाँ पे 75, ई इधर और सी यहाँ पे, ये दिख रहा है एक एंगल सी, तो इनका सेम है ही, दोनों में सेम एंगल है ना, ये छोटू ट्रायंगल में भी है, बड़े ट्रायंगल में भी है, करेक्ट। और ये जो 75 दिख रहा है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है कि दो एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमको पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से। अभी यहाँ पे इनका करस्पॉन्डेंस निकालना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो हम लोग उसमें एक ट्रिक यूज करते हैं। ये देखो यहाँ पे एंगल बी 75 है, यहाँ पे एंगल डी 75 है, तो हमको पहले से ही पता है कि बी और डी का करस्पॉन्डेंस आने वाला है, राइट। सी जो है वो दोनों में सेम है,
तो जहां पे भी मैं पहले वाले में सी लिखूंगा सेम चीज यहाँ पे लिखूंगा। तो बचा क्या, सिर्फ बचा इसमें ए और इसमें बचा ई। तो अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा तो यहाँ पे ई लिख दूंगा, तो करस्पॉन्डेंस ये आ जाएगा ना, ए बी सी ई डी सी। आया समझ में? एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे सी लिखा तो इधर भी सी लिखेंगे, बिकॉज सी दोनों में एंगल सेम है। फिर अगर यहाँ पे मैंने बी लिखा तो बी के साथ कौन आना चाहिए, 75 कौन है, देखो ये वाले छोटे ट्रायंगल में डी, तो बी के साथ डी आ गया 75। और बचा क्या, ए, तो उसका बचा यहाँ पे जो ई, उसके साथ करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। आपको चाहिए तो ये अलग अलग कलर में लिखो ताकि आपको समझ में आए कि आपने किसका किसका किसके साथ करस्पॉन्डेंस लिया हुआ है। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे, ए टेस्ट से लिखना है। चलो बताओ सोल्यूशन कैसे आएगा। ऐसे आ जाएगा सोल्यूशन, गिवन है कि एंगल एबीसी 75 डिग्री है, ईडीसी 75 डिग्री है, फाइंड आउट करना है विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इस सोल्यूशन में ये आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे करस्पॉन्डेंस लिख दिया है, ये आपको मेंटली फाइंड करना पड़ेगा दो ट्रायंगल्स अलग कर करके। फिर देखो यही करस्पॉन्डेंस में से एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ईडीसी, जो एंगल्स दिए हैं वो ईच 75 डिग्री। फिर ये जो एंगल सी है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन जब एंगल सी यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है, तो ये वाले केस में एंगल सी कैसे आएगा, देखो एंगल सी लिखना है तो ए सी बी, अगर मैंने ऐसे लिखा ए सी बी तो इधर भी ऐसे ई सी डी, सेम ऑर्डर में जाने का, पहले फर्स्ट से लास्ट गया ए सी, फिर बी, ई से लेके सी गया फर्स्ट से लास्ट, फिर डी। अगर आपको चाहिए तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, बी के बाद सी ए, बी सी ए भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन इसको बी सी लिखा तो इधर भी कैसा लिखोगे, डी सी ई, सेम, सेकंड के बाद थर्ड, बाद में फर्स्ट, ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ठीक है। वो क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि सेम एंगल है, कॉमन एंगल। एक्चुअली यार ऐसे ही लिख देते हैं ना, देखो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, कॉमन एंगल, तो भी चलना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसे लिखो ताकि आपको करस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं वो समझ में आ जाए। दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और हम हमेशा जैसा यहाँ पे लिखते हैं करस्पॉन्डेंस हम वैसा ही करेंगे, हम लोग अलग अलग लिखेंगे ही नहीं करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे देखो ए को करस्पॉन्डिंग ई, बी को करस्पॉन्डिंग डी और सी को करस्पॉन्डिंग सी, हो गया। तो ये अपना हो गया पूरा सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। वीडियो पॉज करो, कॉपी कर लो फटाफट से। ये क्वेश्चन मैंने बाद में इसीलिए किया क्योंकि इसमें सेपरेट दो दो ट्रायंगल नहीं दिए थे, एक ही ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल दिया है, तो पहले डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैंने आपको समझाया ना रफ में पहले कि करस्पॉन्डेंस कैसे देखा था, फिर ये इजी हो जाता है। डन? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन 1 कराया, क्वेश्चन 2 कराया एंड क्वेश्चन 3 करा दिया, प्लस मैंने आपको सिमिलैरिटी के सारे टेस्ट एक्सप्लेन कर दिए जो यूज करके हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 के जो बाकी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से टेस्ट समझना, प्रैक्टिस करना, ताकि आपके दिमाग में टेस्ट बैठ जाए, क्योंकि इसके आगे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाएगा क्वेश्चंस का। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी सिमिलैरिटी अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। हम लोग इतने ही डिटेल में 10th स्टैंडर्ड का हर एक चैप्टर का, हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।